स्टडी हब में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के सेशन का जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के वर्गीकरण, उसके गुणधर्म इत्यादि का अध्ययन करेंगे। जैसे कोई संख्या लेते हैं 932, ये संख्या 3 डिजिट से मिलकर बनी है। 1 2 3 3 डिजिट से मिलकर बनी है, जिसमें इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक है 9। प्रत्येक अंक में किसी भी डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है और अपना एक रियल वैल्यू होता है, यानी एक्चुअल वैल्यू होता है। इसमें हम जानेंगे कि 2 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसके बाद जानेंगे कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का एक्चुअल वैल्यू क्या है और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का एक्चुअल वैल्यू क्या है और 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यू प्लेस वैल्यू में हम अंतर कैसे जानेंगे, हम आपको आगे बताते हैं। एक्चुअल वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे 932 लेते हैं। इसमें 2 का एक्चुअल वैल्यू का मतलब वो हुआ कि जिसका वाई स्वरूप जैसा दिख रहा हो उसका मान वही हो। मतलब अगर 2 मुझे यहां दिख रहा है तो इसका मान 2 ही हो। 3 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 3 मुझे जैसा दिख रहा है वो चाहे जिस स्थान पे लिखा है पर उसका मान क्या होगा, 3 ही होगा। जैसे इसका मान क्या होगा, 3 ही होगा। 3 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। 9 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। अब जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। एक्चुअल वैल्यू के बाद हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, कोई एग्जांपल के तौर पे एक संख्या लेते हैं 9567। इसमें हम जानते हैं 7 का स्थानीय मान क्या है। 7 का स्थानीय मान क्या है, 7, क्योंकि ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। राइट हैंड साइड से जो पहला अंक होता है वो इकाई का स्थान होता है, उसके बाद जो होता है वो दहाई का अंक होता है, उसके बाद जो होता है वो सैकड़े का अंक होता है, उसके बाद हजार, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम किसी अंक का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किस स्थान पे है। 7 यहाँ इकाई के स्थान पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7। 6 यानी 6 यहाँ दहाई के स्थान पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। 5 यहाँ सैकड़े के स्थान पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। और इसी प्रकार 9 यहाँ हजार के स्थान पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9000, यानी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9000। तो इस प्रकार स्थानीय मान और उसके वास्तविक मान दोनों में क्या अंतर है ये हम लोग देख चुके। अब आगे चलते हैं संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। संख्याओं को हम किस प्रकार और कैसे कैसे बांटते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमीय संख्या क्या है। परमीय संख्या, परमीय संख्या क्या है, तो संख्याओं का वह रूप जो p/q के रूप में लिखा जाए, किंतु एक शर्त का पालन करे कि q का मान 0 ना हो। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में तो लिखी हो किंतु q का मान 0 ना हो। जैसे 2/3, 3/4, 1/5, 6/7, ये सभी की सभी क्या है, परमीय संख्याएं हैं। p/q के रूप में लिखी है किंतु q का मान 0 नहीं है। जैसे 0/1, 0/2, ये सब क्या है, परमीय संख्याएं हैं। यहाँ p का मान तो 0 है किंतु q का मान 0 नहीं है, तो ये सभी संख्याएं हो गई परमीय संख्याएं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अपरमीय संख्या। परमीय संख्या के बाद हम पढ़ेंगे अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बहुत जगह कंफ्यूजन है कि पाई जो है वो एक अपरमीय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का मान क्या है, कुछ जगह या अपने कैलकुलेशन के लिए हम 22/7 ले लेते हैं, जबकि पाई का ये वास्तविक मान नहीं है। पाई का ये वास्तविक मान नहीं है, बस हम कैलकुलेट करने के लिए पाई के वास्तविक मान को मान करके 22/7 लेते हैं, जबकि ये वास्तविक मान नहीं है। इसलिए पाई एक क्या है, अपरमीय संख्या है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपरमीय संख्या √5, √2, √3 एंड सो ऑन। और पाई क्या है, ये नोट कर लीजिए कि पाई एक अपरमीय संख्या है, एक अपरमीय संख्या है।
परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, बस ये एग्जाम के व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, किंतु नंबर सिस्टम हम पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक को तो जानेंगे ही कि हाँ संख्याओं का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। फिर आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या तो बच्चों एक से लेकर 1 2 यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद में फिर हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सेट क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब के सब क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या के बाद हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद, अब पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या, जैसा कि इस वर्ड से ही स्पष्ट है, पूर्णांक संख्या यानी कि पूरी पूरी संख्या। पूरी पूरी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। यही अगर हम पूछ लें आपसे कि 0.5 0.6 0.7 0.8 क्या ये सबके सब पूर्णांक संख्या है, तो नहीं, ये सबके सब पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं जैसे -1 -2 सॉरी +1 +2 3 4 5। ऋण पूर्णांक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। पूर्णांक संख्याओं के बाद में हम जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 12 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसको 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मीन्स ये 1 और 12 के सिवाय 4 और 3 से भी विभाजित है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं से और 1 के सिवाय किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य के बाद अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर स्वयं से डिवाइड हो। अभाज्य संख्याओं के लिए कंडीशन क्या है, या तो ये 1 से डिवाइड हो या तो वो स्वयं से डिवाइड हो। तो कई जगह ये बहस का क्वेश्चन बन जाता है कि एक अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नहीं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक स्वयं में भी 1 है और ये केवल 1 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा बहुत ही सिंपल, जैसे भाज्य संख्याओं का क्या था, जो 1 और स्वयं के सिवाय किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या है, और जो संख्या 1 और स्वयं से ही विभाजित हो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला नंबर हम देखते हैं कि
सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगला देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या है। सहअभाज्य को प्राइम नंबर क्या है। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये हमेशा दो दो के सेट में होती हैं और इनमें कॉमन होता है एक। तो ऐसे संख्याओं का सेट मान लो जिसमें कॉमन एक हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 3 और 5, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें जो कॉमन है क्या है, एक। 7 और 9, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसमें कॉमन क्या है, एक। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल है, 2 और 5 ले सकते हैं हम, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, बस हमको समझना यही कि सहअभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं जिनमें कॉमन क्या हो, सिर्फ एक हो। बच्चों हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम और विषम, जो हम बचपन से ही जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते ही होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं। सम और विषम क्या है, फिर भी एक बार चर्चा इसकी कर ली जाती है। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। वेरी सिंपल कि सम संख्याएं वो जो 2 से डिवाइड हो जाए और विषम संख्याएं वो जो 2 से डिवाइड ना हो। और इसमें कुछ बताने की चीज है नहीं, ये तो सभी जानते होंगे। सम संख्या का एग्जांपल ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही 2 के गुणक में बढ़ाते जाइए, जो भी हो सब सम संख्या है। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ही 2 ऐड करके बढ़ाते जाइए, ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया, संख्याओं को कितने पार्ट में बांटना था हमने इसे पढ़ा। अब संख्याएं समझ गए हैं तो अब इनके ऊपर संक्रियाओं को लागू करेंगे। 4 प्रकार की संक्रियाएं, प्लस, माइनस, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 4 प्रकार की जो संक्रियाएं हैं, इस बेस पे अब हम इन्हीं संख्याओं को लेकर के देखेंगे कि हाँ आगे हमको किस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 2 सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग 10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग कहेंगे भी इतना आसान एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, समझने के लिए पहले हमको 0 लेवल से ही समझना चाहिए, बाकी सभी जानते हैं बहुत ही सिंपल है। लगाने के इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम लगाते हैं जिसे बेसिक, या कहते हैं कि हाँ भाई विस्तार से लगाइए और हमको समझना है, बेसिक से बताइए। तो बेसिक से बताने के लिए हम हल करते हैं। मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली सम संख्या x है तो y बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या x + 2। कह रहा है कि x + y बराबर 10। y का मान क्या है, x + 2, x + 2 बराबर 10, यानी 2x + 2 बराबर 10, यानी 2x बराबर 8 और x बराबर 4। तो x बराबर 4 है तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार एक सम संख्या हो गई 4 और दूसरी सम संख्या हो गई 6। अब हमको एग्जाम में इतना विस्तार से लगाने की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए सिर्फ आंसर। हम करेंगे क्या, बहुत ही आसान तरीके से एक मध्यमान विधि से इसको लगाएंगे। कुछ करना नहीं है, हमें फट से 10 को उठाना है, 2 से डिवाइड कर देना है, उत्तर आ गया 5। हमको 5 आंसर मिला। बस हम यही देख लेंगे कि 5 के बाद वाली सम संख्या क्या है और 5 के पहले वाली सम संख्या क्या है। 5 के बाद वाली क्या है, 6, और 5 के पहले वाली क्या है, 4। इस प्रकार दोनों संख्याएं क्या हो गई, 6 और 4। बस वेरी सिंपल, बिल्कुल ओरली आप लोग कर लेंगे। ऐसे चाहे सम संख्याओं पे पूछा जाए, विषम संख्याओं पे पूछा जाए, 2 संख्याओं के लिए पूछा जाए तो
ऐसे लगा सकते हैं। और फिर आइए आपको हम 3 संख्याओं के लिए भी ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 36 है। क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको बताया था जो मध्यमान विधि है, इसके माध्यम से हम अपने आंसर को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। हमको कुछ करना नहीं है, 36 में 3 से डिवाइड कर देना है। संख्याएं कितनी है? 3, इसलिए डिवाइड कितने से करना है? 3 से। आंसर मिला 12। तो इसके जो मध्यमान विधि से जब हम लगाते हैं तो इसका एक संख्या तो मुझे पता चल गया 12। चूंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो एक हम घटा दिए, इसके पहले की संख्या पता चल गई, और एक हम जोड़ दिए, इसके बाद की संख्या पता चल गई, और जब हम तीनों को जोड़ दिए तो हमको 36 मिल गया। तो इस प्रकार मध्यमान विधि से आप संख्याओं का योग, संख्याओं का माध्य, संख्याओं का औसत जो भी निकालना हो तो आप मध्यमान विधि से निकाल सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, आज तो बस इतना ही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी आज, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं। कल से पूरे 40 मिनट का एक क्लास चलेगा, और उसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अब हम डिवाइड करेंगे, कितने पार्टों में हमको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम डिवाइड कर लेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। 6 पार्टों में नंबर सिस्टम का कोई सवाल छूटने नहीं पाएगा जो आपके सामने ना पहुंचे। दूसरी बात, जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो अंत में आप लोगों के लिए उन 6 खंडों से ज्यादा नहीं, महज 3-3 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और अगर आप वो 3-3 क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएंगे, अगर आप उसको नोट्स के तौर पे बना के सॉल्व करते हैं और अपनी कॉपी में राइट डाउन करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम पीरियड में डिजिट तो भले ही चेंज हो जाए पर टाइप नहीं चेंज होगा, आना तो वही फिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वैकेंसी का लाभ मिल सके। आप अपने लिए रोज एक टारगेट डिसाइड कीजिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना जी जान लगाइए, बिल्कुल मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। कहते हैं कि अभी आप लोग युवा हैं और युवाओं के अंदर इतना जोश है कि अगर वो मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जिस तरफ आपका डायरेक्शन होगा, लोग आपके पीछे ऐसे ही दौड़ते चले आएंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे ठीक 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।